हमने सैटरडे को जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट किसी को? और वो प्रैक्टिकल करके देखा ना, मैंने कुछ टास्क असाइन करा था आप लोगों को, किसी ने किया है वो? हाँ अखिलेश, वो थोड़े टाइम के बाद हो जा रहा था अप्लाई। मेरा 15-20 मिनट्स के बाद हो गया था अप्लाई। अच्छा, वो टाइम टेकिंग है मतलब? हाँ। हाँ, मैंने ओके पोर्टल पे ओके देखा था 1 आवर शो कर रहा था कि 1 आवर लगता है वो अपडेट होने में, बट 15-20 मिनट्स में हो गया था। ओके। मतलब हमने किया सही था प्रैक्टिकल, बट टाइम लगेगा उसमें, नहीं? राइट राइट। ठीक 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 ठीक। और कोई डाउट है एज्योरिटी में? हमारा एज्योरिटी कंप्लीट हो गया, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक भी काफी बड़ा है। और मैं अगर बात करता हूँ साइबर सिक्योरिटी की, तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी का। सबको क्लियर है ना ये? ठीक। सबको क्लियर है मतलब, तो बोलने का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लीमेंट प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी। तो जब मैं बात करता हूँ इम्प्लीमेंट प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी, तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी, तो उससे पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? हमें पता होनी चाहिए बीपीसी की, बीपीसी वी नेट बोलते हैं एज्योर की टर्म्स में, और बीपीसी बोलते हैं गूगल की टर्म्स में। तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ज्यादा रहा है गूगल का, तो मैं बार बार बीपीसी बीपीसी बोलता हूँ। बीपीसी बोलते हैं गूगल और एडब्ल्यूएस में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वी नेट की बात कर रहा हूँ। वी नेट क्या है मेरा? ये डायग्राम समझना, डायग्राम से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है? फिर फालतू चीजों में मतलब ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगी आपको कि क्या है क्या नहीं। डायग्राम समझोगे इजी हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ये मेरा क्या है, बीपीसी, ब्लू वाला मार्क मेरा क्या है, बीपीसी। बीपीसी क्या होता है? एक टाइप का होम होता है, घर होता है। किसके लिए? मेरे रिसोर्सिस के लिए। मतलब क्या होगा कि जैसे रिसोर्सेज क्या होंगे मेरे? मेरा ड्राइंग रूम हो गया, मेरा बेडरूम हो गया, मेरा वॉशरूम हो गया, वो सब चीजें क्या होंगी, मेरी रिसोर्सेज होंगी। तो क्या है, बीपीसी मेरा क्या है, घर है। उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि किचन हो गया, किचन के अंदर मतलब कुछ भी रिसोर्स हो गया, तो वो सब चीजें क्या आएंगी, एज ए रिसोर्स काउंट होंगे। तो हमारे केस में क्या है, बीपीसी क्या है, एक होम है। उसके अंदर मैंने क्या कर रखे हैं, उसके अंदर मैंने बना रखे हैं सबनेट। ये मैंने दो बना दिए सबनेट। ठीक है, बीपीसी की मेरी रेंज क्या है, मैं सपोज 10.0.0.0/60। तो मेरे जो बीपीसी है वो किसके साथ अटैच होगी, या किसके साथ एग्जिस्ट होगी? उसके साथ क्या होगा, एक अटैच होगी क्या, नेटवर्क रेंज। वो क्या है, 10.0.0.0/16। ये मैंने क्या कर दिया, एक मेरा घर है, मेरे घर का एक एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया मैंने। ठीक है, उसकी रेंज क्या है, ये मेरे घर की एड्रेस है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, दो सबनेट करा दिए, मतलब सेग्रीगेट कर दिया। किसका? कि एक सबनेट हो वो मेरा डेटाबेस से रिलेटेड जो भी वर्क हो उसके लिए हो। एक सबनेट क्या हो मेरा, वेब वेब सर्वर से रिलेटेड हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन या कोई भी इंटरनेट फेसिंग सर्वर मुझे क्रिएट करना है, तो मैं इस सबनेट ए के अंदर क्रिएट करूँ। कोई भी मुझे डेटाबेस सर्वर क्रिएट करना है, तो मैं सबनेट बी के अंदर क्रिएट करूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेब वेब डेटा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन सबनेट के अंदर मैं क्या करूंगा,
वीएम क्रिएट करूंगा। मैं वीएम को ऐसे इस शेप में लूंगा। वर्चुअल मशीन जिसे बोलते हैं। और इस वीएम के साथ क्या होगा, एक नेटवर्क इंटरफेस अटैच होता है। ये सबको क्लियर है? कोई राउटर होगा उसका भी एक नेटवर्क इंटरफेस होगा। मैं उसको इंटरफेस कैसे डिफाइन कर देता अखिलेश, इस सबनेट का भी एड्रेस देना पड़ेगा ना? हूँ? हाँ हाँ, वो दूंगा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा क्या है, एक तौर पे इंटरफेस है। क्या है मेरा? नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस किससे अटैच होगा? नेटवर्क इंटरफेस मेरा अटैच होगा कहाँ पे? वीएम पे। इसको वाइड कर देता हूँ, है ना? ये ब्लैक ही सही लग रहा था। कौन सा विजिबल इजीली हो रहा था आप लोगों को? दोनों ही विजिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस मैंने कहाँ अटैच कर दिया? मेरे वीएम के साथ। अभी मुझे क्या करना था मैंने वीएम, अच्छा मेरा क्या होगा, नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नेटवर्क इंटरफेस का से बोलते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क इंटरफेस पे क्या होगा, कि मैंने क्या करी, एक सबनेट की रेंज डिफाइन कर दी। मैंने क्या करा, ये सबनेट की रेंज कहाँ से मिली है मुझे, इस नेटवर्क से मिली है। देखो 16 मतलब क्या हो गया, एक कंटेनर होगा, उसके उस कंटेनर को मैंने डिवाइड कर दिया कुछ हिस्सों में, उसे बोला सबनेटिंग। तो मैंने क्या करा, इसको एक हिस्से में डिवाइड कर दिया 10.0.0.0/24। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस सबनेट को भी वैल्यू दे दूंगा कुछ। क्या सबनेट को वैल्यू दूंगा, 10.0.1.0/24। ठीक है, मैंने क्या करा, एक पूरे घर को अलग अलग रूम्स में डिवाइड कर दिया, जिसे बोलते हैं हम सबनेट। एक को क्या बोल दिया, एक रूम को मैंने बोल दिया ड्राइंग रूम, एक रूम को बोल दिया मैंने मास्टर बेडरूम। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या करा, वीएम क्या है, मतलब मैंने ड्राइंग रूम के अंदर मैंने सोफे लगा दिए, तो उसको क्या बोल दिया, एक रिसोर्स बोल दिया। बेडरूम के अंदर मैंने क्या लगा दिया, बेड लगा दिया, तो उसको एक रिसोर्स बोल दिया। वो क्या है, मेरा वर्चुअल मशीन है। इधर यू कैन कॉल इट एज सोफा और बेडरूम और बेड, सॉरी। तो इनको क्या बोलेंगे हम, ये रिसोर्स बोलेंगे। और हमारे इस केस में रिसोर्स क्या है, वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, अब मेरी ये क्या होगी, मेरी सबनेट रेंज होगी। इसको मैंने एक एड्रेस दे दिया, इसको मैंने एक एड्रेस दे दिया।
अब इसके बाद मेरे क्या होगी, इस नेटवर्क इंटरफेस पे या इस वर्चुअल मशीन को क्या होगी, मेरे एक प्राइवेट आईपी असाइन होगी। वो कहाँ से मिलेगी वो प्राइवेट आईपी मुझे? वो प्राइवेट आईपी मिलेगी मुझे इस सबनेट की रेंज से। तो मैंने क्या करा, 10.0.1.2, ये मेरी क्या होगी, मेरी प्राइवेट आईपी रेंज होगी, ठीक है। /32 आ जाएगा। सेम वे यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या होगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। सेम वे ये मेरी क्या होगी, प्राइवेट आईपी होगी। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। मेरे ये ना बिना का टाइम टेकिंग होता है, बट इससे ना चीजें बड़ी जल्दी क्लियर होती है। क्या होगी मेरी, ये होगी मेरी प्राइवेट आईपी। ठीक है, सेम वे ही होगा। और एक मेरी आईपी होगी असाइन, वो होगी, दोनों वर्चुअल मशीन पे लगा लो या कहीं भी लगा लो। तो मैंने इसको लगा देता हूँ थोड़ा ऊपर। $90.80.97.1 ये मेरी क्या है, पब्लिक आईपी है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक मैंने क्या करा, वर्क वीपीसी बनाया, जैसे बोलेंगे वीनर, सॉरी वीपीसी है वीनर, वर्चुअल नेटवर्क एलडब्ल्यू। ठीक है, ये मैंने क्या करा, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करा 10.0.0.0/16, और उसके बाद मैंने क्या करा, दो सबनेट बना दिए। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे ले, इसको मैं यहाँ पे ले। ठीक है, उसके बाद क्या होगा मेरा, कहीं तो क्लाउड दिख रहा है मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा, इंटरनेट। और ये मेरा क्या होगा, एमएसजी।
ये बाद में बताऊंगा। तो क्या कर दिया मैंने, इंटरनेट कर दिया, ठीक है। अब एनएसजी का काम क्या होगा, एनएसजी सबसे पहले तो मेरे पास दो वे होंगे एनएसजी को लगाने के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहीं पे टाइप कर देता हूँ। पहला होगा मेरा एनएसजी, जिसे बोलते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ये क्या होता है, बेसिकली ये फायरवॉल होता है जो क्या करता है, ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करता है कहाँ आने के लिए, अंदर या बाहर आने या जाने के लिए, फ्रॉम वीएम टू इंटरनेट और वाइस वर्सा, ठीक है। ये क्या सिंपल फायरवॉल है जो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रैफिक को कहाँ से, वीएम से इंटरनेट और इंटरनेट से वीएम तक ट्रैफिक आने के लिए, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे लगता है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ लगता है, नेटवर्क इंटरफेस पे लगता है, बाय डिफॉल्ट अटैच टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलूंगा मैं, या नेटवर्क इंटरफेस बोल देता हूँ, नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो अटैच टू कंप्लीट अटैच टू सबनेट, ठीक है। मतलब क्या कि नेटवर्क इंटरफेस है जो ये है, ये इसके ऊपर भी क्या लगता है, मेरा एनएसजी लग सकता है, और मेरे पूरे सबनेट पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है पूरे सबनेट पे, और इस पे भी लग सकता है, ये इस पे, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। तो क्या है, अगर मैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे लगाऊंगा तो ये किससे अटैच होगा, एक वीएम से अटैच होगा, तो क्या होगा, उस स्पेसिफिक वीएम पे वो एनएसजी लगेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होगा। अगर मैं पूरे सबनेट पे लगाता हूँ तो वो क्या होगा, इस सबनेट के अंदर जितने वीएम मैं क्रिएट करूंगा, इस सबनेट के अंदर मैं अगर लेट्स सपोज 100 वीएम क्रिएट करता हूँ, तो 100 वीएम पे वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लग जाएगा। तो हमारे पास दो वे हैं, देयर आर टू वेज टू अटैच एनएसजी, वन इज नेटवर्क इंटरफेस, सेकेंड वन इज सबनेट लेवल। ये सबको क्लियर है एनएसजी क्या है, ठीक है। हाँ हाँ और क्लियर है। और और जो ये पब्लिक आईपी है, ये क्या हेल्प करवाती है, इंटरनेट तक रीच आउट करने में। और ये अगर मुझे पब्लिक आईपी कौन असाइन करता है? जैसे प्राइवेट आईपी तो पता लग गया उसके सबनेट से मिलेगा, पब्लिक आईपी कौन असाइन करता है इसे फिर? पब्लिक एज्योर असाइन करता है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो हम स्टैटिक आईपी करते हैं, बट प्रोवाइड कौन करता है, एज्योर ही प्रोवाइड करता है पब्लिक आईपी। तो इट्स ऑल अप टू अस वेदर वी वांट टू गो विद डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक रहेगी तो वो चेंज नहीं होगी, डायनेमिक होगी तो वो चेंज होती रहेगी। तो मतलब कई जगह पे ये रिकमेंड होता है कि हाँ हमें स्टैटिक आईपी चाहिए, जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे हम अटैच करते हैं, तो वहां पे कई बार स्टैटिक आईपी चाहिए होती है, बट वो प्रोवाइड कौन करेगा, वो एज्योर करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये मैं यहाँ पे डबल एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है। ये डिजाइन सबको क्लियर है, क्या है ये क्या नहीं। हाँ ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट टाइम। ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा कि एनएसजी क्या है, इंटरनेट क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, सबनेट क्या है, वर्चुअल नेटवर्क क्या है। ये मैंने क्या करा, आपको ओवरव्यू दे दिया कि हाँ इनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में, ठीक है। अब हम एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या है, जिससे हमारे पास मल्टीपल वेज है टू डिप्लॉय रिसोर्सेज। First one is console. We can create resources over the console also.
Second one is Azure CLI. We can create resources with the help of CLI. Third option क्या है? We can create resources with the help of Azure Cloud Shell. ठीक है. और फोर्थ ऑप्शन हमारा Terraform वगैरह, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होता है उसके थ्रू कर सकते हैं. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे अपना CLI होता है ना, राउटर पे CLI होता है, वैसे ही हमारे यहाँ Azure प्रोवाइड करता है Azure Cloud Shell, जिसमें क्या होगा कि हमें कोई वर्चुअल मशीन या कोई अपने लोकल मशीन पे हमें CLI इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. तो देयर आर टू वेज. हम कमांड को रन कर सकते हैं, यहाँ से भी रन कर सकते हैं, और हमारे लोकल मशीन पे CLI इंस्टॉल करके वहां से भी रन कर सकते हैं. तो एज्योर ने हमें क्या करा कि आपको अपना क्या नाम है, एज्योर CLI इंस्टॉल वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करो, एज्योर क्लाउड शेल एक्टिवेट करो. यहाँ पे आपको उसे एक्टिवेट करने, ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ क्लाउड शेल वी नीड टू क्रिएट वन स्टोरेज. तो आपको एक स्टोरेज क्रिएट करनी होगी. उसके बाद क्या होगा, आपका क्लाउड शेल एक्टिवेट हो जाएगा. वहां पे आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट रन कर सकते हो. जैसे स्क्रिप्ट रन करोगे उसी अकॉर्डिंग अपने क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे. तो मैं सेकंड हमारा जो मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था वो क्लाउड शेल का देना चाह रहा था. लेट्स सपोज मैंने क्या करा, उस पर क्लिक करा, ये मेरे कंसोल पे होगा. तो आप क्या करना चाह रहे हो, बैश करना चाह रहे हो, पावर शेल करना चाह रहे हो. लेट्स सपोज मैंने बैश कर दिया. तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, यू हैव नो स्टोरेज माउंटेड. तो आप पहले क्या करो, स्टोरेज क्रिएट करो. शो एडवांस सेटिंग पे गया. यहाँ पे क्या करना है, किस सिक्योर रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको स्टोरेज क्रिएट करनी है. मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि ये चार्जेबल हो सकती है शायद, मुझे श्योरिटी नहीं है. और मेरा वो है, पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन है. तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करूंगा. एग्जिस्टिंग करना है एग्जिस्टिंग कर लो, न्यू करना है न्यू कर लो. यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट आपको यूनिक नेम डिफाइन करना होगा. और यहाँ पे फाइल शेयर, कौन सी फाइल आपको शेयर करनी है, क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं. और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्टोरेज क्रिएट हो जाएगी. ये स्टोरेज क्रिएट क्यों होती है, जैसे कि अब मैं, मुझे कोई कई बार क्या होता है, फाइल अपलोड करके और वो उस फाइल का यूज करके हमें क्या करना पड़ता है, क्लाउड कमांड रन करनी पड़ती है. तो वो फाइल कहाँ पे अपलोड होगी, वो किसी ना किसी स्टोरेज में अपलोड होगी. तो वो क्या करता है, हमें स्टोरेज क्रिएट करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेमोरी की, सो दैट हमें कोई फाइल वगैरह वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए. तो ये मेरा क्लाउड शेल का. अब इस पे ये करने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा क्लाउड शेल एक्टिवेट हो जाएगा. उस पर मैं कुछ भी कमांड देख सकता हूँ. लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, रिसोर्स ग्रुप लिस्ट देखनी है, तो एज्योर रिसोर्स ग्रुप लिस्ट के नाम से मैं कमांड रन करूंगा. सारे रिसोर्स ग्रुप है वो मेरे सारे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे. तो ये मेरा क्या है, क्लाउड शेल है. सबको क्लियर है क्लाउड शेल क्या है? मुझे क्या है, कुछ कमांड रन हाँ करनी होगी. कमांड रन करने के बाद क्या हो जाएगा, रिसोर्स क्रिएट हो जाएंगे. देखो मैं आपको एग्जांपल क्या देता हूँ. लेट्स सपोज मुझे 5 VM क्रिएट करना है, 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है. और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी अलग है. एक तो मैं 5 बार कंसोल पे जाऊंगा और मैं क्रिएट करता रहूंगा, ठीक है. और एक मैं कमांड रन करूंगा, उसमें सिंपल, मतलब जैसे कि मेरा वर्चुअल मशीन ए है, BCDEF है, तो मैं क्या करता रहूंगा, ABCD सिर्फ ये चेंज करूंगा, 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएंगे एक ही कमांड से. एक मैं बार बार कंसोल पे जाऊंगा, 5 बार क्रिएट करूंगा. तो वो मेरा क्या हो गया, उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है मेरी, इजिली रिसोर्सेज क्रिएट करने की. तो ये मेरा क्या है, एज्योर क्लाउड शेल है. अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. ये आपको पता होना चाहिए, या आपसे, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो. आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए. क्या है, ये सबके लिए सेम होगा. मतलब मैंने तो हमेशा जब भी ऑब्जर्व करा तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ मैं. चाहे कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हो, इधर इट कुड बी कुबरनेट, इधर इट कुड बी सर्वरलेस, जैसे कि हमारे AWS में AWS लैम्बडा है, या फिर क्लाउड फंक्शन है, क्लाउड रन है गूगल में, कुबरनेट हो गया, कंटेनर, ये सब चीजें. कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेज आएगा उसमें ये एस्पेक्ट्स जरूर यूज होंगे. तो मैं क्या करता हूँ अभी, एज्योर वर्चुअल मशीन मशीन सिक्योरिटी. तो एज्योर वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी में सबसे पहले सबसे पहला क्या है मेरा, यूजिंग रोल
बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले अगर मेरे को वर्चुअल मशीन की सिक्योरिटी की बात करनी है, सिक्योरिटी की बात करने तो सबसे पहले क्या आएगा, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। याद है आपको, आरबैक हमने पढ़ा था, सब्सक्रिप्शन लेवल पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें आरबैक यूज होता है। आरबैक क्या करता है, आरबैक कंट्रोल करता है एक्सेस कि कौन क्या बंदा टास्क करेगा। है किसी को आइडिया थोड़ा? मतलब रिसोर्स बेस जो है एक्सेस देकर है। हाँ, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है कंट्रोल, हु हैज एक्सेस टू एज्योर वीएम, इसके पास एक्सेस है वही। देखो मेरे पास एक्सेस नहीं होगा तो मैं क्या क्या कर, कुछ भी नहीं कर सकता ना मैं। ठीक है, तो मैं हर किसी को एक्सेस भी नहीं दे सकता। तो ये क्या हुआ, एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो गया कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे वर्चुअल मशीन को मैं किस किस को एक्सेस दूंगा। देखो किसी के पास एक्सेस नहीं होगा तो वो कुछ टास्क ही नहीं परफॉर्म कर सकता। और मैं किसी अननोन बंदे को भी एक्सेस नहीं दे सकता, फिर वो मेरे क्या कर रहे हैं वर्चुअल मशीन को, क्या होता है, स्टॉप ही कर दे। क्या पता वो किसी उसका मिस यूज करने लग जाए। तो मेरा क्या है, बाय यूजिंग आरबैक मैं क्या करूंगा, एक्सेस को कंट्रोल करूंगा। कहाँ पे, एज्योर वर्चुअल मशीन पे ऑन टू एज्योर में। ठीक है, और उसके बाद ये, जैसे कि मैंने क्या करा, रोल बैक की बात करी, तो एक तो एक्सेस कंट्रोल करने में काम आएगा। एक हमें डिफाइन करेगा कि कौन बंदा क्या टास्क कर सकता है, कौन बंदा इस वीएम को स्टॉप कर सकता है, कौन बंदा इस वीएम को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये भी रोल बैक एक्सेस कंट्रोल, आर बैक हमें हेल्प करवाता है, स्टॉप एंड स्टार्ट वीएम। ठीक है, और कौन बंदा प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है, प्रॉपर्टीज मतलब जो प्रॉपर्टीज ऑफ वीएम। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, मतलब आर बैक में आ जाते हैं। ई मतलब पहली चीज कि मैं एक्सेस कंट्रोल करूंगा कि किसके पास किस वर्चुअल मशीन का एक्सेस होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि क्या एक्सेस होगा, पहला कि किसके पास एक्सेस होगा, और उनमें से भी किसके पास क्या क्या एक्सेस होंगे। कोई बंदा स्टॉप कर सकता होगा, कोई बंदा स्टार्ट कर सकता होगा, कोई बंदा रीड कर सकता होगा, कोई बंदा यूज कर सकता होगा। ठीक है, कोई बंदा प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता होगा। लेट्स सपोज कि हाँ मेरा पहले डिस्क DS1 था, उसके बाद DS2 करना है, तो वो बंदा वो प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है। तो ये किसके अंदर अंडर आ जाता है, मेरा रोल बैक एक्सेस एक्सेस कंट्रोल के अंदर। तो ये हर जगह पे यूज होगा, चाहे वो कंटेनर, अगर कोई पूछे कंटेनर सिक्योरिटी पे क्या क्या होता है, तो आप सबसे पहले ये बोलोगे आर बैक। देखो, चाहे कुछ भी हो प्लेटफॉर्म, या कुछ भी कंप्यूट हो, कंप्यूट वर्चुअल मशीन भी हो सकता है, कंटेनर भी हो सकता है, सबके लिए यानी क्या चाहिए, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल चाहिए। एक्सेस तो चाहिए ना, चाहे कोई भी कंप्यूट हो। तो ये क्या हो गया, सिक्योरिटी का पार्ट हो गया हर एक कंप्यूट के लिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है मेरा प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉलवेयर। अभी जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, नवीन तिवारी, मॉलवेयर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में? मालवेयर से कंप्यूटर में डाल देते हैं। वायरस एक प्रकार का वायरस ही होता है, एक टाइप का। तो क्या करता है? वो मतलब कंप्यूटर को स्लो कर देता है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है, अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है, जो भी मालवेयर मतलब ओरिजिनेटर जो उसका रहता है। हाँ, तो मॉलवेयर क्या होता है, मॉलवेयर होता है जैसे कि, मतलब उसकी इंटेंशन क्या होती है कि हम कोई भी वायरस या कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा, अदर मशीन्स को, अदर यूजर के या अदर ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को, या अदर ऑर्गेनाइजेशन के वर्चुअल मशीन को क्या कर दे, हार्म करे। वो क्या आ जाता है, मॉलवेयर में आ जाता है। कोई भी वायरस जो क्रिएट किया जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो क्रिएट किया जाता है किसी इंटेंशन से, किसी को हार्म करने के लिए, उसे बोलते हैं मॉलवेयर।
ठीक है, तो इसमें क्या आता है, आप क्या कर सकते हो, या तो आप एज्योर का यूज कर सकते हो, एंटी मॉलवेयर सोल्यूशन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी नॉट एज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट का। या आप कर सकते हो कि आप कोई थर्ड पार्टी यूज कर सकते हो, जैसे कि ट्रेंड माइक्रो का आता है या मैकेफे का आता है। और इसका मालवेयर का इंस्टॉल करने का एजेंडा क्या है, आइडेंटिफाई करना और रिमूव करना वायरसेस को, ठीक है। इंस्टॉल एन एंटी मालवेयर सोल्यूशन, जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में और रिमूव करने में वायरसेस को जो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर सकते हैं और थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी, ठीक है, ये सबको क्लियर है। ठीक है, तीसरा मेन एक्सपेक्ट आ जाता है, वो आ जाता है अपडेट मैनेजमेंट फॉर योर वीएम। वीएम मतलब वर्चुअल मशीन। ये क्या कहना चाह रहा है कि मतलब मेरा जो अपडेट मैनेजमेंट एक क्या होता है, सर्विस होती है, उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, अपने वर्चुअल मशीन को अप टू डेट रखना। क्या करना है, मेरे वर्चुअल मशीन को मुझे क्या करना है, अप टू डेट करना है, अपडेट रखना है, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, कोई भी क्रिटिकल अपडेट भी हो सकता है, और जैसे कि क्या नाम है, मैं कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, तो वो क्या होनी चाहिए, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट होनी चाहिए, कि कौन कौन से लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आए हैं अपने किसमें, अपने एनवायरनमेंट के अंदर, या अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन कौन से लेटेस्ट क्या है मेरे पास इमेज है। जैसे क्या होता है यार, मैं क्या करता हूँ, मैं गोल्डन इमेज करता हूँ जब मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, तो उस वर्चुअल मशीन में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, सारे एंटीवायरस सॉल्यूशन मतलब एजेंट इंस्टॉल करता हूँ, सारे ईडीआर एजेंट इंस्टॉल करता हूँ। फिर उसके बाद क्या करता हूँ कि उनके पोर्ट वगैरह वो सब रिस्ट्रिक्ट हो, उसके बाद मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, उस इमेज का यूज करके। तो वो इमेज क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, और उसमें जो भी सिक्योरिटी के फीचर्स हैं वो अप टू डेट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे क्या करना है कि मुझे कोई पैच अपडेट करना है। पैच मतलब क्या होता है, जैसे कि अ, मैं अभी विंडो 9 यूज कर रहा था, फिर विंडो 10 आया, फिर विंडो 11 आया। तो विंडो 9 में क्या होता है, कोई मेरा वर्जन या तो विंडो 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, तो क्या होता है, वो ना बग ढूंढते हैं। जैसे विंडो 9 में उन्हें कुछ बग मिल गया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस बग को रिजोल्व करने के लिए 9.1 वर्जन इंस्टॉल कर देंगे। फिर उसके बाद क्या मिला, फिर उसे फिर कोई और बग मिला, फिर उसे 9.2 वर्जन दे देंगे। फिर उसे कोई और बग मिला, 9.3 वर्जन मिला, क्या मिला, 9.3 वर्जन अपडेट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे बग मिलते रहेंगे तो वो अपडेट देते रहेंगे हम। फिर उसके बाद कुछ मेजर चेंज होगा, तो उसको वो क्या बोल देंगे, विंडो 9 से विंडो 10 बोल देंगे, या विंडो 10 से विंडो 11 बोल देंगे। तो वो क्या होना चाहिए कि हमारे पास अप टू डेट होनी चाहिए पैच। जैसे कि मेरी क्या है, मेरे कंटेनर के या मेरे वर्चुअल मशीन के अंदर कोई क्या हो गया, कोई लूप होल मिल गया, और उसके में हमें क्या करना, उस लूप होल के रिमूव करने का हमारे पास कुछ ऑप्शन है, कुछ पैच है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या, उस पैच को अपडेट करने का कोई सोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, और वो क्या करेंगे, फिर हम उस पैच को अपडेट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम रन करते रहेंगे वर्चुअल मशीन को। तो क्या होता है, बाय यूजिंग अपडेट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट करेंगे, ठीक है। वो किस में आ जाता है, ये भी एक मेरा थर्ड एस्पेक्ट होगा कि मुझे क्या करना है, सिक्योरिटी पैच को रेगुलरली अपडेट करना है जब भी हमारे पास है। शायद हरीश आप करते हैं ना सिक्योरिटी पैच अपडेट, हाँ जी। थोड़ा एवरी बताओगे हाँ क्या होता एवरी है। सिक्योरिटी पे जैसे हमारी वर्चुअल मशीन है कोई भी, उसमें कुछ भी लेटेस्ट अब जैसे कोई भी हम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, कुछ भी सिक्योर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हम पैचेस कह देते हैं, लिनक्स में पैचेस कह देते हैं। तो उस पैच को अपडेट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक पोर्टल यूज होता है, एस्ट्रा पोर्टल।
तो एस्ट्रा पोर्टल की हेल्प से हम उस पैचेस को सब अपडेट कर देते हैं। वो एवरी जैसे अभी जैसे विनेश ने बताया पावर शेल से वो डिप्लॉय कर सकता है, तो हम लिनक्स जो ये हमारी मशीन्स होती हैं ये लिनक्स बेस्ड सिस्टम होते हैं सारे, तो इसको हम लिनक्स बेस्ड कमांड से पैच को अपडेट कर देते हैं एक स्क्रिप्ट रन करके। जस्ट उसकी मतलब सारी जैसे क्या है? इंफॉर्मेशन, हाँ उसकी सारी जैसे एस्ट्रा पोर्टल होता है उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कौन सा सीवीई नंबर होता है। सीवीई नंबर जैसे होता है एक वल्नरेबिलिटी नंबर होता है कि ये वल्नरेबिलिटी नंबर है, इसके बाय इसके इसके अकॉर्डिंग इसका पैच अपग्रेड हुआ है, तो उसको सीवीई नंबर को हम अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वो बता देगा इसमें क्या पैच में क्या अपग्रेडेशन हुई है, क्या बग था, उसको क्या रिलीज कर रहा है ये पैच सीवीई नंबर। तो उस सीवीई नंबर को हम अपने सिस्टम में मतलब जो भी लिनक्स पे सिस्टम है उसमें एक स्क्रिप्ट एक टेक्स्ट फाइल डालेंगे, टेक्स्ट फाइल के थ्रू हम उसको आगे कोई स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो स्क्रिप्ट रन करने से जो भी होगा वो पैच, जैसे हमारा वर्जन है 1.2, जो हम स्क्रिप्ट रन करेंगे वो सीवीई नंबर जैसे 1.3 का होगा तो 1.3 का लेटेस्ट पैच अपग्रेड हो जाएगा उसमें। तो ये भी जो हम पैच अपग्रेड करते हैं तो पहले अपने जो हमारा होता है टेस्ट इन्वायरमेंट में चेक करते हैं। जी टेस्ट इन्वायरमेंट में चेक करके फिर सभी सिस्टम की फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं कि अगर सिस्टम में कुछ एरर तो नहीं है, हमारा कुछ एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट तो नहीं है, हमने अगर न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो फिर हम उसको वीकली मॉनिटर करते हैं 2 वीक बाय वीकली। तो उसके बाद हम उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं कि हाँ हम प्रोडक्शन में इसको अप्लाई कर सकते हैं इस सीवी नंबर को। ठीक है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो आपके सिस्टम में अपडेट आता है, याद है आपको? कभी सीवी ऑब्जर्व किया नंबर ऑफिस के बेसिकली लैपटॉप? वल्नरेबिलिटी हो गया ना। हाँ, मैं वो हाँ बताता हूँ, उस पे जी। आता हूँ। आपने ऑब्जर्व किया कि आपके ऑफिस वन लैपटॉप में अपडेट आते हैं कई बार, और उन अपडेट के आने से कई बार क्या होता है, टीम्स नहीं चलता, कई बार आउटलुक में कुछ इश्यू आ जाता है। हाँ, तो क्या होता है, वो अपडेट क्या होता है, फिजिबल नहीं होता हमारी मशीन में, तो पहले टेस्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि मैंने क्या करा, क्रोम इंस्टॉल कर दिया, तो क्रोम का कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया, जैसे कि मैं आपको बताऊं इंटरनेट एक्सप्लोरर का या माइक्रोसॉफ्ट एज का कोई अपडेटेड वर्जन आ गया, तो वो क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट कर रखना पड़ेगा, अप टू डेट रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस वर्जन में कुछ ना कुछ लूप होल होगा। लूप होल मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी, जिससे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, और किसी सॉफ्टवेयर में कोई भी लूप होल हो सकता है। अब दूसरी बात, अब क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई लूप होल मिला, लेट्स सपोज मेरा कोई ए सॉफ्टवेयर है, उसमें मेरे ए सॉफ्टवेयर में एक्स नाम की कोई कमी मिल गई, ठीक है? तो वो क्या करेगा, एक्स नाम की कमी क्या हो जाएगी, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में पॉपुलेट हो जाएगी, ठीक है? तो उसको एक लिस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, मैनेज करती है उन कमियों को, उनको क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है? तो वो लिस्ट क्या करती है, हर एक वल्नरेबिलिटी, जैसे log4j आई थी, आपको याद हो पिछले साल आई थी शायद, तो शायद मैं इन्फोसिस में था, उस टाइम पे आई थी, तो उस टाइम पे उसकी उस वो वल्नरेबिलिटी थी, उसका क्या हुआ था, उसको किसी का कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, तो क्या है, क्या हुआ, रीजन क्या था अटैक का, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है? तो उसमें क्या करा, उसमें पहले क्या करा, उसको जैसे ना कैसे करके उस अटैक को रोका, आइसोलेट करा, या जो भी था, ठीक है? उसके बाद क्या करा, उस अटैक की वल्नरेबिलिटी, मतलब क्या रीजन था कि वो अटैक हो पाया, ठीक है? क्या वल्नरेबिलिटी थी हमारे सिस्टम में जिसकी वजह से वो अटैक हो पाया, तो उस जो वल्नरेबिलिटी हमें मिली उसको हम क्या देते हैं, एक नंबर दे देते हैं। लेट्स सपोज मेरा ए एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक बी नाम की क्या है, वल्नरेबिलिटी है, तो उसको उस वल्नरेबिलिटी को हमने बी नाम दे दिया, उसे बोलते हैं हम CVE कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर, CVE। तो वो क्या करेगा, बी जो होगी, जैसे कि बी नाम की कोई वल्नरेबिलिटी है, उसको क्या देगा, CVE दे देगा, CVE B.1। और वैसे ही कोई सी नाम की कोई वल्नरेबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, CVE C.1, तो उसको वो आईडी दे देता है, एक नंबर, एक कहने का मतलब एक पहचान दे देता है उस वल्नरेबिलिटी को। तो उस पहचान को आप सर्च करोगे तो उसमें जो जो उस वल्नरेबिलिटी को रिमूव करने के ऑप्शन होंगे, या वो वल्नरेबिलिटी है क्या, किस वजह से, वो सारा आपको क्या कर देगा, आपको इंफॉर्मेशन दे देगा।
तो वो मैनेज कौन करता है? निस्ट मैनेज करता है। निस्ट या फिर ओवेस्ट हो गया, वो ओवेस्ट करता है शायद लेयर 7 अटैक्स के लिए शायद। ये सब चीजें चेक कर लेंगे कौन करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग निस्ट मैनेज करता है इन चीजों को। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या आ जाती है? अपडेट मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। फोर्थ मेरा क्या है? यूज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। ये जो ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली तीन, ये सबके लिए होती है, किसी भी क्लाउड में हो। फोर्थ वाली भी होती है, बट इसका नाम अलग होता है। जैसे किसी में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड है, ये क्या करेगा? हमें क्या करता है? रिकमेंडेशन देता रहता है। रिकमेंडेशन मतलब कि कोई भी लूप होल है हमारे किसमें, वर्चुअल मशीन में, जैसे कि कोई मेरा पोर्ट ओपन है, तो वो क्या करेगा? हमें बता देगा कि आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर ये पोर्ट ओपन है और इस स्पेसिफिक आईपी से ओपन है। ये चीजें समझ में आ रही है आपको? पोर्ट ओपन है क्या है, ये क्या नहीं? ये सब चीजें पता लग रही है? यस। ये नहीं पता लग रही? हाँ हाँ, सबको पता लग रही है? सिक्योरिटी भी रखना है, हाँ। अंजलि आपको पता लग रही है? अंजलि नवीन को पता होगी। ओके ठीक है। विशा आपको पता लग रही है? हाँ अखिलेश। ठीक है, प्रिंसी का नेटवर्किंग बैकग्राउंड प्रिंसी को पता होगी। ये हरीश को पता होगी, CV केश को पता होगा। ये CV जो आप बोल रहे हैं मिस्ट मैनेज करता है, मित्री मैनेज करता है? क्या करता है? मैनेज मैनेज बोला निस्ट, ना आपने। NIST, NIST। NIST, अच्छा। मित्र किसने बोला? मित्र मैंने बोला। हरिमूर्ति ने मित्र बोला। मित्र करता है क्या? एक बार चेक कर लें, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं NIST करता है CV को मैनेज। आई थिंक मित्री ठीक, करता है। मित्र करता है अखिलेश, फिर उसमें मित्री वो करता स्कोर बनता है सीवी का और एक पर्टिकुलर है। आईडी बनती है। हाँ, फिर ये मित्र करता होगा, मित्र कॉर्पोरेशन। ये रिकमेंड करता है सोल्यूशन वगैरह ना। हाँ, ये फ्रेमवर्क होते हैं, ये अपना फ्रेमवर्क देता है। हाँ ये ठीक है। ये मेरा क्या है? फोर्थ ऑप्शन है, यूज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। जिससे क्या होता है? ये क्या करता है? मेरे को रिकमेंडेशन देता है कि आपकी क्लाउड के अंदर या आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर क्या है, ये कमियां हैं। आप इसको रिमूव करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी पोस्चर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? यूज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड ये क्या करेगा? हमारी कमियां बताएगा और उस कमियों को रिमूव करने का वे बताएगा। कौन बताएगा? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। ठीक है, अगर उसके बाद क्या करता है? ये थ्रेट थ्रेट को मॉनिटर करता है। थ्रेट मतलब कि जैसे कि मेरे इन्वायरमेंट में ब्रूट फोर्स अटैक ना हो जाए। ब्रूट फोर्स अटैक मतलब कि कोई लॉग इन करने की ट्राई ना करे मेरे वर्चुअल मशीन को या मेरे आइडेंटिटीज को। ठीक है, तो उसको भी क्या करता है वो? ये क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है और हमें क्या करता है? अलर्ट कर देता है कि कोई ट्राई कर रहा है। वो ट्राई किस बेस पे करता है? वो क्या करता है? बिहेवियर भी एनालिसिस करता है। उसके बाद उसमें कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं कि अगर कोई 3 बार ट्राई करे रॉन्ग पासवर्ड तो हमें क्या आ जाए? अलर्ट आ जाए। वो सब चीजें क्या आ जाता है इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर है सबको?
और जब मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की, तो उसमें एक फीचर था जस्ट इन टाइम एक्सेस का, कि मेरे को अगर वर्चुअल मशीन की एक्सेस कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए चाहिए तो वो भी सपोर्ट करता है। कौन करता है? यूज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है मेरा एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन। अखिलेश, ये जो डिफेंडर फॉर क्लाउड है, ये सब्सक्रिप्शन पे मिलता है या वीएम लेवल पे? कैसे हम इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? नहीं, सब्सक्रिप्शन लेवल पर, सब्सक्रिप्शन लेवल पे मिलता है। उसके बाद आप इनेबल कर सकते हो कि डिफेंडर फॉर वर्चुअल मशीन, डिफेंडर फॉर कंटेनर, डिफेंडर फॉर SQL इंस्टेंस, डिफेंडर फॉर KMS, वो आप कर सकते हो, बट वो चार्जेबल होता है। तो आपको जो जो टाइप के रिसोर्सेज है उनके लिए डिपेंडर प्लान इनेबल करना चाहिए। तो आपको दिखाता हूँ। पहले सिक्योरिटी सेंटर बोलते हैं इसको, अब क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। ये होता है मेरा ओवरव्यू। ठीक है, अगर जब मैं बात करता हूँ डिफेंडर प्लान की, तो मेरे पास यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बोलेगा, देखो ये है मेरा डिफेंडर प्लान में। सर्वर के लिए आ जाएगा, जो SQL डेटाबेस के लिए आ जाएगा, कंटेनर के लिए आ जाएगा, कीबोर्ड के लिए आ जाएगा। अपग्रेड पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये फिर क्या नाम है, एजेंट। अभी ये रहने दो, मैं बाद में बताऊंगा आपको। मतलब क्या होता है डिफेंडर प्लान? होता है डिफेंडर प्लान क्या होता है, एक प्रीमियम टाइप की क्या है फीचर है। जैसे क्या कहता है, अभी तो ये बेसिक रिकमेंडेशन देगा, बट अगर हमें डेप्थ लेवल पे रिकमेंडेशन चाहिए, या डेप्थ लेवल पे रिकमेंडेशन मतलब की वर्नरेबिलिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करता है, हमें डिफेंडर प्लान इनेबल करना पड़ता है। डिफेंडर प्लान किस लिए भी इनेबल करना पड़ता है हमें? रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है? जैसे कि मेरा CIS हो गया, सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, NIST हो गया, PCI DSS हो गया, GDPR हो गया, ठीक है, HIPAA हो गया। ये क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी फिर बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। ये रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं जो हमें क्या करना पड़ता है। जैसे कि थोड़ा सा और भी देता हूँ, जैसे मेरी मेडिकल की कोई वो होगी, कंपनी होगी, तो उसे HIPAA फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मेरी E-कॉमर्स होगी, तो उसे PCI DSS फॉलो करना पड़ेगा। PCI DSS क्या कहता है कि भाई मेरा जो भी मेरे कस्टमर होंगे उनका क्या हो, डेटा सिक्योर हो, जैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, वो सब इसमें आ जाता है। तो वो क्या करता है, हम हमें शो करता है कि आप भाई इसको, मतलब आप डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो वो हमें क्या बोलता है, भाई करो, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो ये क्या आ जाती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस आ जाती है। इसको आप अभी के लिए छोड़ दो, हम फिर टॉपिक से भटक रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है CIS, ये बेंचमार्क आपको पता होनी चाहिए, बट मैं आपको बताऊंगा कब, मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाता है, एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन। एज्योर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि आपको याद हो, जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो वहां पे डिस्क का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि भाई आप क्या करो, जो डिस्क है उसको भी इंक्रिप्ट करो, क्योंकि डिस्क मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होगा। ठीक है, तो अगर वो डेटा किसी ना किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो क्या होगा, मेरे लिए सिक्योरिटी के लिए मेरा ब्रीच होगा। तो वो क्या कहता है कि जो डिस्क मेरे वर्चुअल मशीन के साथ अटैच है उसको भी हमें इंक्रिप्ट करना चाहिए। ठीक है, वो इंक्रिप्ट कैसे कर सकते हो? कीज के थ्रू कर सकते हो। जब कीज की बात आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, 2-3 टाइप की कीज होती है, फिर उन पे बात आ जाएगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, सिक्स मेरा टॉपिक आ जाता है NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें किसी को कोई डाउट? इसके अंदर क्या रहता है, इंश्योर टू रिस्ट्रिक्ट इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक
वाई ये क्या कह रहा है कि इनबाउंड मतलब अंदर की तरफ आना, आउटबाउंड मतलब बाहर की तरफ जाना। अंदर की तरफ आना मतलब मेरे वर्चुअल मशीन की तरफ आना, वो हो गया इनबाउंड। इंटरनेट से मेरे वर्चुअल मशीन की तरफ आ रहा, वो क्या हो गया इनबाउंड। मेरे वर्चुअल मशीन से इंटरनेट की तरफ गया, वो क्या हो गया मेरा आउटबाउंड। ठीक है, वो क्या करता है कि हाँ हमें रिस्ट्रिक्ट करना विद द हेल्प ऑफ एनएसजी कि कौन सा ट्रैफिक अंदर आए, कौन सा ट्रैफिक बाहर जाए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्लाउड के लिए, हर एक कंप्यूट के लिए। जो भी सिक्योरिटी इधर उधर घूमेगी ना, चाहे कुछ भी हो, वो किसकी तरफ घूमेगी, नेटवर्क की तरफ घूमेगी, आइडेंटिटी की तरफ घूमेगी, इमेज की तरफ घूमेगी कि इमेज अप टू डेट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंक्रिप्शन की तरफ घूमेगी कि सीक्रेट वगैरह जो पासवर्ड वगैरह है वो इंक्रिप्टेड है या नहीं है। ठीक है, इन सब की तरफ घूमती है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी तो हमने वही कवर किया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ये सबको पता होनी चाहिए 6 चीजें। अगर मैं एज्योर सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए बताओ। एज्योर वर्चुअल मशीन की सिक्योरिटी की बात करता हूँ। एनएसजी होना चाहिए, डिस्क इंक्रिप्शन, हम्म, डिफेंडर फॉर क्लाउड एनेबल होना चाहिए, हम्म, मालवेयर पैच अपडेट और आरबैक। हम्म। ठीक है, तो ये 6 मेन एक्सपेक्ट है इसके एज्योर वर्चुअल मशीन में। ये 6 एस्पेक्ट आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। आप इसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या रीमॉड्यूल कर सकते हो, किसके लिए, बाकी अदर कंप्यूट सर्विसेज के लिए। मैं सपोज में बात करता हूँ कंटेनर सिक्योरिटी की। कंटेनर सिक्योरिटी आपको पता लगा आगे आगे क्या है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अब थोड़ा सा वो क्या है, लेटेस्ट टॉपिक बना हुआ है आज के टाइम पे, इंटरव्यू दोगे तो आप, तो कंटेनर सिक्योरिटी में आप यही बात करोगे कि इमेज, कंटेनर की इमेज है वो क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखित एक बार म्यूट करना। ठीक है, कि कंटेनर इमेज क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, कंटेनर को एक्सेस स्पेसिफिक लोगों को ही होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए। वो क्या आ गया मेरा, आरबैक में आ गया। जो कंटेनर आपस में बात करेंगे वो होने चाहिए रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए। वो किसमें आ गया, पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन बोल रहा है, वो किसमें आ गया, नेटवर्क सिक्योरिटी में आ गया। ठीक है, तो ये किसमें आ गई, कोरिलेट होती है। मतलब सिक्योरिटी एक ही है बट आगे आगे रिसोर्सेज अलग अलग हो जाते हैं। जो कंप्यूटर रिसोर्सेज अलग अलग हो जाते हैं बट कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहेगा। सबकी नेटवर्क भी हमें सिक्योर करना है, सबकी आइडेंटिटी भी सिक्योर करनी है, सबका एक्सेस भी सिक्योर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट सब जगह सेम रहेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? ठीक है, आज के लिए इतना है। आज थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा होगा कल हमारा प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे किसी को डाउट? सबको क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए। अभी भी पूछ सकते हो आप कुछ भी डाउट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी बोल सकते हो और टफ भी बोल सकते हो। जिनको नेटवर्किंग का मतलब एबीसीडी भी नहीं पता कि आईपी क्या है क्या नहीं, उनके थोड़ा सा टफ हो सकता है बट अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको विद इन 2 वीक्स में कंप्लीट कर देंगे पूरा। बट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सबको क्लियर है ये? यस अखिलेश। ठीक है, ठीक है, तो डिस्कनेक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। एक मिनट अपना हरिमूर्ति अटेंडेंस ले लेना यार, आज कौन कौन था, कौन कौन ये देखो यार कैसे लोग हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।